हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल निगम और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम ज्ञान स्मिथ है। आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक जिसका नाम है बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड गैस लॉज। गैस का बिहेवियर है वो किस हिसाब से चेंज होता है और यही चेंजेस को कौन सा लॉज गवर्न करते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, बिहेवियर ऑफ गैसेस। गैसेस का प्रॉपर्टी क्या है और वो किस हिसाब से चेंज होता है, कौन सा पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल है ना, उसी को ही बिहेवियर कहा जाएगा। तो आप लोगों ने मैटर चैप्टर पढ़ा होगा कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास आर इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सब बच्चों का है, आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट आपको याद आता होगा कि कुछ इस टाइप का सॉलिड्स का होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर, है ना, ये आप भर लीजिएगा। लिक्विड्स का अगर मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाया जाए तो वो कुछ इस टाइप का होगा जिसमें कुछ स्पेसेस भी होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। अगर गैस का बनाया जाए तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो लिक्विड्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है और सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं का बराबर है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आप पहले से ही जानते हैं। हमें सिर्फ गैस का प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कि इसका क्या प्रॉपर्टी है, और उसका प्रॉपर्टी जो है वो बिहेवियर का मतलब किस हिसाब से चेंज शो करता है अगर कोई एक पैरामीटर को हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड के बारे में नहीं पढ़ना है, गैस के बारे में पढ़ना है। तो गैस का कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फीचर्स क्या है कि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरमॉलिक्यूलर, ये 6 स्टैंडर्ड का पढ़ाई है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का हिंदी है नहीं का बराबर। तो दो मॉलिक्यूल गैसेस का एक दूसरे को जो टानने का शक्ति है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो नहीं। ठीक है, अगर टानने का शक्ति ज्यादा होता तो दे वुड हैव बीन क्लोज टू ईच अदर, तब इतना स्पेस नहीं बचता दोनों के बीच में, है ना। तो यही रीजन है, यही रीजन के वजह से नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख पा रहा हूं कि इन गैसेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लार्ज, मतलब लार्जेस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा है। यही 2 रीजन है कि गैसेस कैन फ्लो, इसीलिए उसके फ्लूइड्स के अंदर आता है। लिक्विड्स और गैसेस कैन फ्लो बिकॉज स्पेस बहुत है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। ठीक है, दूसरा आता है कि उसका डेंसिटी जो है वो कम है, क्योंकि कम मास में ज्यादा वॉल्यूम एक्वायर कर पाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दे आर फ्री टू मूव। तो छोटा भी अगर मास लिया जाए तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा दूर तक चल जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जितना ज्यादा वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना कम डेंसिटी। क्लियर है। तो इसीलिए गैसेस हैव लो डेंसिटी। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम क्यों ज्यादा है कोई पूछे तो वॉल्यूम इसलिए ज्यादा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जिसका वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत बन जाता है दोनों के बीच, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच, दोनों क्या, हर मॉलिक्यूल्स के बीच, है ना। वही रीजन है कि दे हैव लो डेंसिटी। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि गैसेस आर डिफ्यूजिबल। डिफ्यूजिबल का मतलब 2 गैस अगर लाया जाए और एक कंटेनर में दोनों को छोड़ दिया जाए तो दे विल मिक्स विथ ईच अदर।
लिक्विड्स के साथ भी ऐसे ही होता है, कुछ लिक्विड मिक्स होते हैं, कुछ लिक्विड नहीं होते हैं। जो लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं उसे कहा जाता है मिसेसिबल लिक्विड्स। वो तो चलिए हम लिक्विड्स में पढ़ेंगे मिसेसिबल और इमिसेसिबल क्या है। और सॉलिड्स तो दो आपस में मिक्स नहीं होते, उसे पहले मेल्ट करके लिक्विड में चेंज करना होगा, उसके बाद मिक्स भले हो सकते हैं। चलिए वो बात का बात है। गैसेस आर डिफ्यूजिबल, इजीली डिफ्यूजिबल या मोस्ट डिफ्यूजिबल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कि ये एक गैस का मॉलिक्यूलर डायग्राम, ये दूसरा गैस का मॉलिक्यूलर डायग्राम है। अब अगर ये दोनों को मिलाया जाए तो क्या ये 3 मॉलिक्यूल के लिए इसके अंदर में जगह है? बिल्कुल है। ये मॉलिक्यूल यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, और भी बहुत सारा आ सकता है। तो स्पेस अवेलेबल होने के वजह से दे आर इजीली डिफ्यूजिबल विथ ईच अदर। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि गैसेस आर कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल लिखेंगे। अभी तो चलिए ऊपर ऊपर पढ़ा जा रहा है कि दे आर कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब कंप्रेस करके वॉल्यूम उसका कम किया जा सकता है। आप पहले इसको सॉलिड्स के कंसेप्ट में पढ़ेंगे अगर उसके रिलेटिव में, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा कि सॉलिड्स का जो मॉलिक्यूलर डायग्राम है वो इस हिसाब का है कि नहीं। तो अगर इसे चारों तरफ से प्रेशराइज किया जाए, प्रेशर अप्लाई किया जाए, तो क्या जगह है कि मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोज टू ईच अदर? नहीं, जगह ही नहीं है, दे आर ऑलरेडी क्लोजेस्ट टू ईच अदर, है कि नहीं। लेकिन अगर गैस में ऐसा किया जाए, ये आपका गैस का मॉलिक्यूलर डायग्राम है, अगर इसमें प्रेशर लगाया जाए तो यही मॉलिक्यूलर डायग्राम 5 मॉलिक्यूल का, ये क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्पेस बहुत अवेलेबल है, ये सामने आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि गैसेस आर कंप्रेसिबल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। अभी बिहेवियर के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, ये उसका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस है। अब क्या चेंज करने से ये प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आएगा, वही बिहेवियर ऑफ गैसेस के अंदर हम पढ़ेंगे। तो देखिए, वॉल्यूम, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा कि गैसेस हैव लो डेंसिटी। अब डेंसिटी उसका एक प्रॉपर्टी है कि लो है, लेकिन इसे और चेंज कैसे किया जा सकता है? अगर आपको पता होगा, थर्मल एक्सपेंशन करके एक वर्ड है। थर्मल एक्सपेंशन एक टर्म है, प्रोसेस है, फिनोमेना है, जो भी आप समझते हैं उसके आधार पर। थर्मल एक्सपेंशन मतलब, थर्मल मतलब हीट, एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम में बढ़ोतरी, है कि नहीं। तो अगर कोई बॉडी को हीट करके उसका वॉल्यूम इंक्रीज करवाया जा सके, ऐसा होता है, सब मैटर दे एक्सपैंड व्हेन हीटेड। तो यही प्रोसेस को कहा जाता है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल मतलब क्या किया गया है? टेम्परेचर को बढ़ाया गया है, टेम्परेचर को बढ़ाया गया है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ गया है? वॉल्यूम बढ़ गया है। सही बात है। थर्मल एक्सपेंशन हम 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन अभी जस्ट इससे पहले मैंने कहा कि अगर गैस में चारों तरफ से प्रेशर लगाया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? घट जाएगा, है कि नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर लगाने से वॉल्यूम घट जाएगा। मान लीजिए कि एक गैस है जिसका 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। वॉल्यूम का यूनिट यही होता है, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं। तो कुछ क्यूबिक यूनिट्स, चलिए मीटर क्यूब ले लेते हैं। तो 1 मीटर क्यूब अगर उसका वॉल्यूम है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ अगर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम घटना चाहिए। तो दोनों पैरामीटर, टेम्परेचर एक पैरामीटर हुआ और एक पैरामीटर क्या हुआ? प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर दो पैरामीटर है जिसके वजह से वॉल्यूम ऑफ अ गैस चेंज हो सकता है। और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो आपका डिफ्यूजिबिलिटी भी चेंज हो जाएगा, डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा, बाकी पैरामीटर्स भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो मेजर है वो यही दो है कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हम कर सकते हैं, उसके आधार पे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और वॉल्यूम चेंज के आधार पे बाकी सब पैरामीटर्स डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया होगा।
तो यही तीन मेजर पैरामीटर है, तीन मेजर पैरामीटर है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करवाएंगे कोई भी गैस का तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। प्रेशर बढ़ा, अगर प्रेशर अगर बढ़ गया तो वॉल्यूम घट गया, है ना। प्रेशर अगर बढ़ा तो वॉल्यूम घट गया। क्लियर है, बहुत इजी कंसेप्ट है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से तभी जब प्रेशर नहीं चेंज हो रहा होगा। अगर प्रेशर चेंज हो गया, प्रेशर भी बढ़ गया, तब तो वॉल्यूम घट जाएगा, है कि नहीं। तो प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखा जाए तभी ये जो कंसेप्ट है कि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, ये काम में आएगा। उसी तरह प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कोई उसको हीट भी अगर कर रहा है तब तो वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए। तब हमें लगेगा कि प्रेशर हम लगा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ते जा रहा है। वो किसके वजह से हो रहा है? वो टेम्परेचर के वजह से हो रहा है। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटे, ये कब काम आएगा? जब आपका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तब जाकर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन हम एस्टैब्लिश कर पाएंगे। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए, तो यही जो अभी हम कंसेप्ट पढ़े हैं, इसके आधार पे पहला लॉ आता है। बिहेवियर ऑफ गैसेस जो है वो कंसेप्ट है, उसके आधार पे तीन लॉज है। वैसे तो बहुत लॉ है आपके स्टैंडर्ड में, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 9 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। तो इसमें आपको 2 ही लॉ पढ़ना है, मैं वही 2 लॉ सिर्फ डिस्कस करूंगा। और जब मैं और बिहेवियर पढ़ाऊंगा, गैस लॉ को डीप में पढ़ाऊंगा 11 स्टैंडर्ड के लिए, तब मैं और सारे लॉज भी बताऊंगा। गै-लुसाक्स लॉ है और भी बहुत सारे लॉ है ना। तो बिहेवियर ऑफ गैसेस, ये आपका कंसेप्ट खत्म हो गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं गैस लॉज। गैस लॉ, लॉ क्या होता है? लॉज कोई भी स्टेटमेंट है जो चेंजेस इन नेचर को गवर्न करते हैं। और फिजिक्स का मेन बेसिस ही वही है कि फिजिक्स डील्स विथ वेरियस लॉज विच गवर्न्स डिफरेंट फिनोमेना अकरिंग इन नेचर। तो उसी में से एक छोटा सा कंसेप्ट है गैस लॉज। तो पहला लॉ है, जैसे मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकेंगे। अगर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तब श्योर नहीं है कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा। क्लियर है? तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड। और क्या रिलेशन है कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो इसको अगर स्टेटमेंट के आधार पर लिखा जाए तो ये ऐसा हो जाएगा कि टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, volume of a gas is inversely proportional to pressure applied। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसका वॉल्यूम। मतलब ज्यादा प्रेशर कम वॉल्यूम, कम प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम। क्लियर है? तो इसके आधार पे हम लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक ही चीज है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम इक्वल टू इक्वेशन में चेंज करने का कोशिश करें तो आपको पता होगा कि राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी हो जाता है।
है ना। तो ये क्या फॉर्म में आ जाएगा कि V इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, डिवाइडेड बाय P। कोई भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, वहां एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है जो कि P और V का रिलेशन में हमेशा आता है। अभी के लिए आप सिर्फ कांस्टेंट टर्म याद रखिए कि कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो P जब V के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा, तो PV हमेशा कांस्टेंट आएगा, PV कांस्टेंट आएगा। तो ये जो लॉ है ये क्या कह रहा है कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये लॉ कौन दिया है? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल, ये साइंटिस्ट का नाम है, जिसका हम लोग कंसेप्ट अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे तो प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और उसी के बेसिस में हम एक इक्वेशन डिराइव कर पाए हैं जिसका नाम है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अभी हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो इस लॉ को क्या कहा जाता है? बॉयल्स लॉ। ये जो आपका स्टेटमेंट मैंने लिखा है पढ़िएगा एक बार मेरे साथ कि टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। इसी को कहा जाता है बॉयल्स लॉ। क्या लॉ? बॉयल्स लॉ। क्योंकि बहुत बढ़िया, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे, और है ना, जो साइंटिस्ट इसे एस्टैब्लिश करने में मदद किए हैं उसके नाम पे ही हमें वो लॉ याद रखना होगा। तो रॉबर्ट बॉयल जी जो हैं उन्हीं के नाम पे ये लॉ का नाम है बॉयल्स लॉ, ठीक। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है देखिए, कि PV और P इंटू V। अभी के लिए मान लीजिए कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, फिर उसको बढ़ा के कुछ 2 एटमॉस्फेयर कर दिया गया है, फिर बढ़ा के उसको 4 एटमॉस्फेयर कर दिया गया है, ठीक। तो वॉल्यूम इसके आधार पर अगर स्टार्टिंग पे 100 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है, तो हमने क्या पढ़ा कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो प्रेशर पहले 1 एटमॉस्फेयर था, अब 2 एटमॉस्फेयर हो गया, 1 से 2 हो गया, तो वॉल्यूम क्या होगा? 100 से 50 सेंटीमीटर या 50 मीटर क्यूब हो जाएगा। 100 मीटर क्यूब था तो 50 मीटर क्यूब हो गया, ठीक बात है। अब 2 एटमॉस्फेयर से और बढ़ के प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर हो गया, तो ये भी घट जाएगा, ये 25 मीटर क्यूब हो जाएगा। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ते गया वॉल्यूम घटते गया, क्लियर है। तो अब अगर प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 इंटू 100 कितना आएगा? 100 आएगा। 2 इंटू 50 100 आएगा। 4 इंटू 25 100 आएगा, सही बात है। तो आप देखेंगे कि हर केस में प्रेशर अलग है, वॉल्यूम अलग है, प्रेशर अलग है, वॉल्यूम अलग है। प्रेशर बदल जा रहा है, उसके आधार पर वॉल्यूम बदल जा रहा है, लेकिन P इंटू वी हर केस में सेम रह रहा है। यही कहने का मतलब है इसका कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P बदल जाएगा हर केस में, V बदल जाएगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा फॉर ए पर्टिकुलर गैस, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के आधार पे एक इक्वेशन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बनाया गया है कि P1 V1, ये देखिए, ये मान लीजिए P1 है और ये V1 है, तो P1 इंटू V1 जो आ रहा था वही P2 इंटू V2 भी आया, वही P3 इंटू V3 भी आया, है कि नहीं। तो P1 इज इक्वल टू P2 V2, ये इसे कहा जाता है बॉयल्स लॉ इक्वेशन। बॉयल्स लॉ इक्वेशन, क्लियर है। यही आपका पहला गैस लॉ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें 2 गैस लॉज पढ़ने हैं। एक है बॉयल, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से मतलब स्कूल के स्टैंडर्ड के हिसाब। अब आप अपने दिल पे मत ले लीजिएगा कि मेरा स्टैंडर्ड कम है कि नहीं। तो बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एक उसमें से ऐसा लॉ है। इसका दूसरा जो पार्ट है उसे कहा जाता है चार्ल्स लॉ, और वो भी साइंटिस्ट के नाम पे आधारित है मतलब। चलिए, दूसरा जो लॉ है वो कहलाता है चार्ल्स लॉ, नेम्ड आफ्टर
चार्ल्स लॉ, ये भी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर बेस्ड है। और कौन सा साइंटिस्ट है? जैक्स चार्ल्स। स्पेलिंग आप किताब से मिला लीजिएगा, जैक्स चार्ल्स। ठीक है। तो बॉयल्स लॉ पहला लॉ था, वो क्या कह रहा था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन वो स्टैब्लिश करके आप लोगों के सामने दिया है ना। चार्ल्स लॉ क्या कह रहे हैं? चार्ल्स जो हैं हमारे चाचा, वो क्या कह रहे हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर, जो कि हम पहले बिहेवियर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि अगर टेम्परेचर और उसका वॉल्यूम का रिलेशन निकालने के लिए हमें दूसरे पैरामीटर्स जिसके वजह से वॉल्यूम चेंज हो सकता है उसको कांस्टेंट तो रखना ही होगा, और ऐसा एक ही पैरामीटर है, कौन है वो? प्रेशर है। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा, तब जाके टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन एस्टैब्लिश हो पाएगा, है कि नहीं? रिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड कीपिंग, किसका किसका बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ है? टेम्परेचर और वॉल्यूम का, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। तो कहा जा रहा है कि प्रेशर बीइंग कांस्टेंट, यही स्टेटमेंट है, प्रेशर बीइंग कांस्टेंट, प्रेशर बीइंग कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जरूरी बात है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। खाली टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में क्या अंतर है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन एसआई यूनिट, मतलब इन केल्विन। ये बहुत जरूरी है कि केल्विन में कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका बेसिस में वॉल्यूम ऑफ अ गैस बढ़ेगा या घटेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम भी घटेगा। ठीक है, तो इसको ही कहा जाएगा क्या? चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। तो इसके आधार पर अगर हम इक्वेशन एस्टैब्लिश करने का कोशिश करें तो वो हो जाएगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म इनटू टेम्परेचर, और टेम्परेचर अगर इधर आ जाए तो वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट, वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक, तो एक पर्टिकुलर केस में अगर वॉल्यूम कुछ है और टेम्परेचर तभी कुछ है, और दूसरा में वॉल्यूम चेंज हो गया है और टेम्परेचर भी चेंज हो गया है, तो दोनों का अगर रेशियो लिए जाए अलग अलग केस में, तो दोनों केस में वॉल्यूम अलग अलग है, दोनों केस में टेम्परेचर अलग अलग है। लेकिन अगर डिवाइड कर दिया जाए वॉल्यूम को टेम्परेचर से तो दोनों केस में एक ही नंबर आएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि V/T इज कांस्टेंट, और इसी को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। यही चार्ल्स लॉ इक्वेशन है आपका। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ। खत्म नहीं हुआ अभी, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ खत्म नहीं हुआ है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें पढ़ना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। ये दोनों को यूज करके एक गैस इक्वेशन का डेरिवेशन पढ़ना है। गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन पढ़ना है। इससे पहले पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ना है, गैस इक्वेशन भी पढ़ना है, और उससे रिलेटेड तीनों से, बॉयल्स लॉ से भी, चार्ल्स लॉ से भी, और क्या, और गैस इक्वेशन से भी हम न्यूमेरिकल्स जरूर सॉल्व करेंगे, इजी से लेके हार्ड लेवल तक। तो ये आपका पहला वीडियो है गैस लॉज के ऊपर, जिसमें हम गैस का बिहेवियर, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ें। होप आपको समझ में आया होगा, बेसिक्स समझ में आया होगा कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आखिर कहना क्या चाहता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में
हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ देखेंगे, जो इस गैस लॉ के सीरीज में पार्ट 2 वीडियो जो आएगा उसमें, और गैस इक्वेशन भी उसी में हम देखेंगे। थर्ड जो पार्ट बनेगा उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आपको ये चैप्टर का बेसिक्स पूरा कंप्लीट अच्छा से समझ में आएगा। तो जरूर तीनों पार्ट देखें, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों से, अपने स्कूल मेट्स से, जिसे भी गैस लॉ पढ़ना है या केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, हो सकता है वो स्टूडेंट ना हो लेकिन केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, साइंस में इंटरेस्टेड हो, तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।